हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन का टॉपिक थर्ड, मतलब पार्ट थर्ड है ये लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने पार्ट वन पार्ट टू में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, डिटेल में डिस्कस किए थे, कुछ ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस किए थे। तो लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आती है। सो आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 25 एमसीक्यूज हैं और इसमें से देखना आपकी मैक्सिमम आपके मार्क्स मतलब 25 में से कितने ठीक होते हैं। ठीक, तो खैर कल भी हम डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यूज। तो आज के जो एमसीक्यूज हैं स्पेशली फोकस किए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। खैर ज़्यादा भी हैं और भी अदर सब्जेक्ट भी इसमें कवर हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे GND मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के होंगे। चलिए, तो इसमें जो आंसर्स हैं आपके आंसर्स आप ट्राई करना, कोशिश करना कि आंसर्स आपके 25 में से, ठीक है, 20 से अबव रहो। अगर JRF लेना है आपको तो 20 अबव आपको करना ही पड़ेगा स्कोर। ठीक, तो यही टारगेट रखना कि 20 से अबव हो। चलिए, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हमने लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस बीच में हमने न्यू क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो आप कोशिश करना कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो बिल्कुल आंसर ठीक हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है विद रेफरेंस टू BOP विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द करेंट अकाउंट। अब इसमें दो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ठीक है, ये दोनों ही अकाउंट ऐसे हैं जिनके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सो करेंट अकाउंट से पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो भी है उसको नोट डाउन करते रहना। अभी तक आपने आंसर फाइंड आउट में भी कर लिया होगा। सो नंबर 1 बैलेंस ऑफ ट्रेड, नंबर 2 दैट इज फॉरेन असेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। चलिए, अब हम अपनी तरफ से इसको डिस्कस करते हैं। जितने भी आंसर्स हैं हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं इन आंसरों को। तो नंबर 1 है BO दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये एक जो करंट अकाउंट का पार्ट बिल्कुल है BOT, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है फॉरेन एसेट्स। फॉरेन एसेट जितनी भी एसेट्स हैं कैपिटल गुड्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में आ जाती हैं, तो ये ऐड नहीं होगा। उसके बाद बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इनविजिबल्स भी यहाँ पे ऐड होंगे। उसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट पेपर गोल्ड, ये एक करेंसी है जो 1969 में, ठीक है, स्पेशली IMF से जुड़ी हुई है। ठीक, तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये एक करेंसी है। अगेन ये क्या है, करंट अकाउंट में ऐड नहीं होगा, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो अगेन जो हमारे पास है जो राइट आंसर फर्स्ट एंड 3, तो जिसका भी ये था दैट इज थर्ड, वो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये क्वेश्चन एक दो बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चन एक बार हमने डिस्कस भी किया था। ठीक, तो जिसने भी कुछ वीडियोस पहले वाले देखे थे डिटेल में, उनको ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया होगा माइंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, उसके बाद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और जब हमने इस बार Q3 की GDP किया था तब भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। चलिए, क्वेश्चन थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जितने स्टेजेस हैं ये आप बाय टिप्स में आपने याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम अब जनरली बात करें 3 स्टेजेस, यहाँ पे 3 अगर बात करें, दैट इज नंबर 1 पे जो आता है, ठीक है, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन में टाइम लगता है तो उसको वीडियो पॉज कर लिया करो। सो नंबर 1 जो है, नंबर 1 स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दोनों ही रेट इंक्रीज कर रहे होते हैं। लेकिन सेकंड स्टेज ऐसा आता है जहां पे बर्थ रेट तो इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन डेथ रेट यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, विद मतलब अगर हम बात करें लो हो जाता है। और थर्ड स्टेज ऐसे आते हैं जिसमें दोनों ही लो हो जाते हैं थर्ड स्टेज में। तो नंबर 1 हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, ठीक है, हाई बर्थ हाई डेथ नंबर 1। नंबर 2 हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, दैट इज हाई बर्थ विद लो डेथ, दैट इज थर्ड। उसके बाद फर्स्ट दैट इज लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। 2 3 1, दैट मीन्स C इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अकॉर्डिंग टू माल्थस पुट्स अ स्टॉप टू द ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस में कौन सा बाधा बनता है या फिर कौन ग्रोथ प्रोसेस को स्टॉप करता है? सो अकॉर्डिंग टू माल्थस, ठीक है, माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। सो इनएडेक्वेसी ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन, उसके बाद डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर। तो इसमें से
दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू माल्थस पुट्स अ स्टॉप टू द ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस को कौन रोक देता है? देखिए, जो ये थ्योरी है माल्थस की, माल्थस ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था इफेक्टिव डिमांड का। फिर इसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो लिया था वो लिया था लॉर्ड केंज ने। ठीक, केंज ने कॉन्सेप्ट कॉपी किया था। तो जो मेन है ग्रोथ प्रोसेस के बीच में रुकावट, वो है डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद यूज किया था केंज ने। तो जो राइट आंसर है इसमें डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, मतलब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, जो राइट आंसर है वो है डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय सम लॉन्ग टर्म चेंज इन डिमांड और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इन एन इकोनॉमी इज नोन एज। दो चीजें, एक जो चेंज इन डिमांड, आपका डिमांड पैटर्न चेंज हो गया, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होगा। ठीक, सो माइंड में आपके आ गया होगा ऑलरेडी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कई बार। सो जो राइट आंसर है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दो चीजों से, चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण ही जो स्ट्रक्चर चेंज होता है इकोनॉमी का, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब एक टेम्परेरी शॉर्टेज, मतलब टेम्परेरी हम लोग जॉब से आउट हो जाते हैं। ठीक है, एक जॉब को फायर करते हैं, एक जॉब को हम छोड़ते हैं, दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, उस बीच का फ्रिक्शनल। साइक्लिकल हमें पता है कि ये साइक्लिकल, जैसे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन वगैरह में। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज छुपी बेरोजगारी जो होती है एग्रीकल्चर में। ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन्स कम होते हैं लेकिन एक्चुअल में ज्यादा यूज होती हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अंडर द बिग पुश स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट आर टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो कुछ ग्रोथ प्रोसेस की, ग्रोथ की थ्योरीज हैं, ये अच्छी तरह याद कर लेना। बिग पुश, रूडान की थ्योरी, या फिर और प्रोफेसर की थ्योरी है बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट आर टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड। लार्ज इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए, कौन से सेक्टर में? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर सेक्टर या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर? चलिए माइंड में आपके स्टक कर गया होगा जो राइट आंसर है, दैट इज इन्होंने माना कि इंडस्ट्री पे ज्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट पे। ठीक, और बिग पुश का कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी से। चलिए उसके बाद क्वेश्चन 7th, अमंग द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल वेल्थ एडम स्मिथ अकॉर्डेड सेंट्रल प्लेस टू। तो मतलब कि जो ग्रोथ प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, दैट इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो कौन सा है? ठीक है, इन्होंने जो मेन फोकस किया था वो किस पे किया था? दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी। ठीक, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल वेल्थ, जो मेन डिटर्मिनेंट्स है या सेंट्रल डिटर्मिनेंट्स है ग्रोथ प्रोसेस का, तो जो मेन चीज माना उन्होंने ये माना डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर को डिवाइड कर दो, सो डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। ठीक है, उनको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे एफिशिएंसी या फिर ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, अरेंज द फॉलोइंग रोस्ट्रो स्टेज। रोस्ट्रो की 5 स्टेजेस काफी इंपॉर्टेंट है, तो 5 स्टेजेस में आप ये तो सीक्वेंस जो है उसको आप इजिली अरेंज कर लोगे। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके बाद टेक ऑफ स्टेज, एज ऑफ मास कंजप्शन एंड ड्राइव टू मैच्योरिटी। ठीक, सो जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर उसके बाद टेक ऑफ, उसके बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड देन एज ऑफ मास कंजप्शन। ठीक, सो दैट इज जो प्रोसेस है 1, 2, 4 एंड 3, दैट इज 1, 2, 4 एंड 3, 1 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विद विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ड्यूअलिज्म इज एच मिंट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद। ठीक है, एच मिंट की थ्योरी कौन सी ड्यूअलिज्म से है? तो टेक्निकल ड्यूअलिज्म, जियोग्राफिकल ड्यूअलिज्म या फिर फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म या फिर सोशल ड्यूअलिज्म। चलिए जो आंसर है आपके माइंड में स्टक कर गया होगा, दैट मीन्स फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म, मिंट की थ्योरी। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म से जो जुड़ा हुआ है वो नाम जुड़ा हुआ है हिगिंस का। ठीक है, प्रोफेसर हिगिंस का नाम जुड़ा हुआ है। और ज्योग्राफिकल से जुड़ा हुआ है गुनर मेडल, गुनर मेडल का नाम जुड़ा हुआ है ज्योग्राफिकल से। और सोशल से जुड़ा हुआ है बॉयक का नाम। ठीक, ये जो डिफरेंट ड्यूअलिज्म की थ्योरीज हैं, थोड़ा सा इनको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क्स रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, स्टार क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज स्टैंड फॉर दिस कैपिटल? दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के लिए एक राइट फॉर्मूला क्या दिया है? ठीक, तो जो सी है वो कांस्टेंट कैपिटल है, जो वी है वो वेरिएबल कैपिटल है, एंड सरप्लस वैल्यू जो एस है सरप्लस वैल्यू। ठीक है, रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन होता है रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। जितनी ज्यादा रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू होगा उतने ही ज्यादा जो फार्मर्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं
उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा। सो फर्स्ट इज सी अपॉन वी प्लस एस, सी अपॉन वी एंड सी अपॉन सी प्लस वी एंड सी प्लस वी अपॉन वी। तो जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बताता है वो बताता है दैट इज सी अपॉन वी, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट कैपिटल अपॉन वेरिएबल कैपिटल। अब इसमें और भी रेशियोज हैं, वो भी हमें कई बार पूछ सकता है, जैसे रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक है, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू भी पूछ सकता है। जो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है उसका जो रेशियो है एस अपॉन वी। और उसके बाद ये भी पूछ सकता है रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट, ये भी याद रखना, रेट ऑफ प्रॉफिट कई बार पूछ लेता है, दैट इज एस अपॉन सी प्लस वी, ठीक है, ये हमें पूछ लेता है, मतलब सेविंग अपॉन टोटल कैपिटल, सी कॉन्स्टेंट कैपिटल एंड वी वेरिएबल कैपिटल। चलिए नेक्स्ट वन, अजम्पशन ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाज गिवन अप इन विच 5 ईयर प्लान। तो ट्रिकल डाउन ये ऑलरेडी आ चुका है यूजीसी नेट में, तो जो राइट आंसर है इसमें आपके माइंड में ऑलरेडी स्ट्रक कर गया होगा, दैट इज 5th 5 ईयर प्लान में ट्रिकल डाउन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। ठीक, ट्रिकल डाउन मतलब जो रिचर का पैसा है, जो रिचर का पैसा है डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का, वो मनी रिसोर्सेज जो रिचर में से अगर पुअरर की तरफ जाएगा, ठीक है, पुअरर की तरफ जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन। और ट्रिकल अप पॉलिसी बिल्कुल उल्टी है, जब पुअरर का पैसा रिचर के पास जाना शुरू होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऐसा होगा कि पुअरर का पैसा रिचर के पास जाएगा, फिर उसको बोलते हैं ट्रिकल अप इफेक्ट। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ यूएनडीपी's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, एचडीआई आपको आया था, आपको पता होगा, दैट इज 90s में सेटअप हुआ था, कुछ इकोनॉमिस्ट भी इसके पीछे इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड परसेंटेज ऑफ बेबीज बोर्न विद लो बर्थ रेट, या फिर पर कैपिटा जीडीपी। सो जो राइट आंसर है वो माइंड में स्टक कर गया होगा, क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन है। जो राइट आंसर नहीं है वो ही है, बाकी तीनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बेबीज बोर्न विद लो बर्थ रेट ये ऐड नहीं होता, तो ये वाला राइट आंसर है। पूछा था नॉट अ कंपोनेंट, ठीक है, बाकी तीन चीजें कंपोनेंट्स है। ओके, नेक्स्ट वन, द मॉडल ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइज। ठीक है, सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल है, मैनेजरियल एंटरप्राइज है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से आपको साथ साथ थ्योरीज मिलेंगी, जैसे बॉमल की थ्योरी है सेल मैक्सिमाइजेशन। ठीक, तो मैनेजरियल जुड़ा हुआ है, दैट इज मैरिस। ठीक है, BR मैरिस से, दैट इज R मैरिस से। और बेन्स की लिमिट प्राइस थ्योरी, यहां से भी क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक, तो जो राइट आंसर है इसका मैरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे इसका आंसर। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, तो MRS, उसके बाद MR मतलब मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सी रिप्रेजेंट करती है स्लोप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप। तो जो राइट आंसर है वो आपने माइंड में स्ट्रक कर गया होगा, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हम इसको फ्रंट कई बार बोलते हैं मार्जिनल फ्रंटियर कर्व भी बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फ्रंटियर कर्व भी हम कई बार इसको बोल लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है एक कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज द स्लोप ऑफ PPC। ठीक है, स्लोप क्या है इसकी, PPC की स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट क्या रहती है। ठीक, कमेंट में कर देना क्या स्लोप रहती है, इंक्रीजिंग रहती है, डिक्रीजिंग रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन टॉक्स अबाउट इक्वलाइजेशन इन, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की। सो इक्वलाइजेशन किसके बारे में बात करता है, सो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स टू ऑल होमोजीनियस फैक्टर्स अक्रॉस द नेशन। उसके बाद B, रिलेटिव रिटर्न्स टू ऑल होमोजीनियस फैक्टर्स। उसके बाद C, रिटर्न्स टू ऑल फैक्टर अक्रॉस नेशंस, या फिर रिटर्न्स टू ऑल होमोजीनियस फैक्टर अक्रॉस द नेशंस। ठीक, तो अगर ज्यादा सोचने के लिए वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेना। सो जो राइट आंसर है यहाँ पे, दैट मीन्स A, दैट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स टू ऑल होमोजीनियस फैक्टर्स अक्रॉस द नेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और इसका आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। द डिमांड फॉर रेयर रॉयल कार्स आर एग्जांपल ऑफ। ठीक है, रॉयल कार्स हैं, तो ये एग्जांपल किस चीज का है और रेयरेस्ट है। सो स्नोब इफेक्ट, बैंडवूगन इफेक्ट, वेवलैंड इफेक्ट एंड नन। ठीक, तो राइट आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, दैट इज स्नोब इफेक्ट। जो है स्नो इफेक्ट, मतलब जितने भी रेयरेस्ट चीज होती हैं, जो स्नो इफेक्ट बेसिकली उस चीज के लिए यूज होता है जो अगर किसी एक के पास है तो बंदा यही सोचेगा कि अगले के पास ना हो,
क्योंकि जो रेयरेस्ट चीज़ है वो किसी फ्यू पीपल के पास ही रहेगी, तो फ्यू पीपल के पास रहेगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, स्नो वैल्यू उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो अगर कई बार ये आ जाता है कि इसमें नेटवर्क मतलब एक्सटर्नैलिटी क्या है, नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी इसमें नेगेटिव, क्योंकि एक बंदे के पास है तो वो सोचेगा कि दूसरे का ना हो, बल्कि जो बैंड वगन इफेक्ट है, ठीक है, बैंड वगन इफेक्ट ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है। ठीक है, ये अगर आपके पास है, आप सोच दूसरे के पास है तो आप सोचोगे मेरे पास भी हो, तो इसमें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। एक के पास होती है तो दूसरे के पास भी शिफ्ट मतलब दूसरे का भी कंजप्शन बढ़ना शुरू होता है। तो बैंड वगन इफेक्ट मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ही है, दिखावा इफेक्ट। चलिए, जो इसका राइट आंसर है वो है स्नोब इफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू आर नक्से द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज लिमिटेड मेनली बाय। ठीक है, मतलब जो स्पेशली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनके लिए जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट है, जो प्रेरित करता है उनको इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सा ऐसा ऑब्स्ट्रैकल है जिससे वो यूडीसीज है मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं, जिसको वो एक्सटेंड नहीं होने दे रही, या फिर कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो आपके मतलब जो इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करे, इंड्यूस को मतलब प्रेरित करे, कौन सा ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करे यूडीसीज में। सो दैट इज, इसमें जो मेनली है इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज अनडेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज लिमिटेड मेनली। सो लैक ऑफ सेविंग, क्योंकि उनके पास सेविंग कम होती है, साइज ऑफ मार्केट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, या लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक, तो यहाँ पे नक्शे ने ऑलरेडी ये माना है कि साइज ऑफ मार्केट अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा होगा यूडीसीज में। तो साइज ऑफ मार्केट इनका छोटा होता है, तभी इनकी जो इन्वेस्टमेंट की प्रेरणा है वो कम हो जाती है, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ठीक, तो राइट आंसर है साइज ऑफ मार्केट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इन इकोनॉमिक्स मार्जिनल रेंट मीन्स, ये भी क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड है, मार्जिनल रेंट का क्या मतलब है? ठीक, दैट इज नो रेंट इज चार्ज, नॉमिनल रेट इज चार्ज, हाई रेट इज चार्ज, और लो रेंट इज चार्ज, दैट मीन्स रेंट। सो आपके आंसर जो है माइंड में स्टक कर गया होगा, दैट मीन्स नो रेंट इज चार्ज, जिसमें कोई रेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वार्टरनरी सेक्टर एम्प्लॉइज। क्वार्टरनरी सेक्टर हम किसको बोलते हैं? दैट इज कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इसके अंदर आती हैं? एक्टिविटीज रिलेटेड टू माइनिंग एंड क्वायरिंग, एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग एक्टिविटीज, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा माइंड यूज कर लेना। क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है, इसमें मेनली इंक्लूड होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसको सही आंसर देने की कोशिश करना है इसकी। सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, इनमें से कौन सा इसका जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है? तो सर्विस टैक्स जो लॉन्च हुआ था दैट इज 1994। उसके बाद इनकम टैक्स, ये पुराना इनकम टैक्स है, बिफोर इंडिपेंडेंस 1860। और ये भी देख लेना, कई बार आ जाता है किसने, जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन ने ये इंट्रोड्यूस किया था, तो कई बार पूछ सकता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, 1860। उसके बाद बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन एक्ट, ठीक है, 2005, और गिफ्ट टैक्स 1958। तो क्रोनोलॉजी आपको पता लग जाएगी, दैट इज पहला सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद फर्स्ट, पहले सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थ्री। सो दैट मीन्स C1 इज करेक्ट। ओके, 21 क्वेश्चन, LM कर्व शोज द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन से मार्केट में LM बनाता है? सो गुड्स मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट, एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, LM कर्व स्पेशली जैसे IS कर्व रिप्रेजेंट करता है और LM कर्व दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। तो LM किसको रिप्रेजेंट करता है? तो LM कर्व रिप्रेजेंट करता है, आपका आंसर बिल्कुल सही भी हो सकता है, बिल्कुल जो अभी तक सोचा है, दैट इज मनी मार्केट। ठीक, तो LM कर्व मनी मार्केट और IS कर्व करता है गुड्स मार्केट। चलिए नेक्स्ट वन, अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। सो व्हाट इज बेस इफेक्ट? मतलब इन्फ्लेशन के रेट ऑफ इन्फ्लेशन के केस में बेस इफेक्ट क्या है? So it is impact of drastic deficiency in the supply due to the failure of crops. It implies, yeah, it is the impact of the surge in demand due to rapid economic growth. Yeah, it is the impact of price level of the previous year of the calculation of inflation rate, या फिर none of the statement. ठीक है, अब इसमें से ABC
गिवन अबव इज करेक्ट, इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ए बी सी, तो आपका आंसर क्या है, मतलब ए है, बी है, सी है, या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। चलिए, जो राइट आंसर है इसका, दैट इज इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो राइट आंसर है दैट मीन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर 1 स्टेटमेंट है, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर में जो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी है वो थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है। अगर 2019 तक की भी बात करो तो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी लास्ट 5 ईयर में बढ़ी है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर। पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ भी स्लाइटली बढ़ी है, स्टीडली मतलब कांस्टेंट रेशियो से बढ़ी है लास्ट 5 ईयर में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ही करेक्ट है, सिर्फ 2 करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है, या फिर दोनों ही करेक्ट नहीं है, ठीक। तो माइंड में आपके क्वेश्चन आ गया होगा, अगर आप 2014 से लेकर 2019 तक की ग्रोथ देखोगे भी, तो ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ प्रोसेस आपकी डिक्लाइन होती जा रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेटली इंक्रीज, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो किस ईयर में थोड़ा बढ़ी है, लेकिन दूसरे ईयर में कम हो गई है, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हुई। और ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम की बात करो, ये ग्रोथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले 1499 डॉलर हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब 22 उसके बाद 2018 तक या 19 तक 2000 समथिंग 2200 यूएस डॉलर हुई, फिर उसके बाद अभी और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक। तो ये इंक्रीजिंग हो रही है। सो बी, दैट मीन्स ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम, ये वाला आंसर करेक्ट है। ओके, 24th क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस इज प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस जितनी प्रोविजन है लो इनकम ग्रुप्स के लिए स्पेशली। अब कौन कौन सी फैसिलिटीज उनको मिलती है माइक्रो फाइनेंस के थ्रू? सो दिस इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, द सर्विस या फिर सर्विसेज रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस आर। माइक्रो फाइनेंस की जो फैसिलिटीज हैं, जैसे मुद्रा योजना होगी है, और भी योजनाएं हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं? सर्विसेज कवर होती हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़, उसके बाद सेविंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ या फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़, ठीक। इन चारों में से कौन कौन सी ऐसी हैं जो इंक्लूड होती हैं माइक्रो फाइनेंस में? चलिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना थोड़ा सा सोचने के लिए। तो हम लोग राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जो फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, सभी सर्विसेज की, मतलब सभी सर्विसेज की देती हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज भी, सेविंग फैसिलिटीज भी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज और फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज भी, ठीक है। तो ये दैट इज डी इज करेक्ट। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कॉमर्शियल बैंक्स इन मैटर्स ऑफ। कॉमर्शियल बैंक को ऑपरेट करता है या फिर रेगुलेट करता है, नंबर 1 लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स में, या फिर ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक्स, वाइंडिंग दैट इज वाइंडिंग अप बैंक्स, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। तो इनमें से कौन कौन से 4 ऐसे हैं जो जिस रूप में या फिर जिस तरह वो रेगुलेट करती है कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई, ठीक। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट, तो ये आपको बताना है। तो जो चारों चीज़ें हैं, ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक्स या वाइंडिंग अप बैंक्स, इन सभी चीज़ों में रेगुलेट करती है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को। सो अगेन डी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक। तो अभी चेक कीजिए अपने 25 में से कितने आंसर ठीक हुए। चलो, अगर 20 से अबव हुए तो जेआरएफ के चांसेस बार हैं, क्योंकि ज़्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो अगर हम बात करें इतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर भी अगर आपके 20 से अबव होते हैं, इट इज़ गुड, जेआरएफ के लायक हैं। और जितने भी आपके आंसर बनते हैं उसको ग्रुप कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, चाहे कम बने चाहे ज़्यादा बने। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसमें हम बात करेंगे पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में भी हम रैंडमली कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए, बने रहिए आप चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। थैंक यू।